जरा पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट क्या चीज़ है, क्या इसमें चीज़ें हैं जो हमने कवर कर ली और क्या आगे देखेंगे हम। करते हैं। तो इसके हम ओवरव्यू वो तो हमने पहले ले लिए, लेकिन फिर से हम विल डिस्कस दैट, विल सी द कॉन्सेप्ट्स, सम स्ट्रक्चर्स, इंटीग्रेशन एंड एक्सपर्ट मोड। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये भी बता दें। कोई बताएगा कोई? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन का फ्लो, कौन किसकी रिपोर्टिंग में होगा, डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे हम्म, और किस तरीके से असेंबल्ड होंगे, कौन किसकी रिपोर्टिंग में होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा एंड ऑल दैट, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से काफी क्लियर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बॉटम अप, टॉप डाउन, सारे आपको जो है उसके फ्लो, लॉजिकल फ्लोज वो मिल जाते हैं। फिर उसके बाद ज्योग्राफिकल, अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है बिजनेस की, तो उसमें आप मुख्तलिफ सेटिंग कर सकते हैं। अब जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में आपकी एक कान होती है, वहां से कान से माइनिंग होती है, वहां पे तो आपका सेल्स का बंदा नहीं बैठेगा, सेल्स का बंदा शहर में बैठेगा। तो ज्योग्राफिकल भी आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बनाने पड़ जाते हैं। अब जैसे हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये डिफर करता है। अब एक कंपनी है जो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली सेल्स ओरिएंटेड है, ठीक है, तो उसमें आप की जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने उस दिन बनाया था, उसके साथ आपकी इंटीग्रेशन बहुत टाइट होगी। उसमें आपकी स्टाफिंग ज्यादा, उसमें आपकी पोजीशन ज्यादा होंगी, उसमें आपकी जॉब्स बहुत ज्यादा सेल्स ओरिएंटेड होगी। सेंट्रलाइज उसका या डिसेंट्रल जो भी है, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज्ड आपका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा। डिसेंट्रलाइज से मुराद ये है कि आप डिविजनल बेस पे या सिटी बेस पे या प्रोविंस बेस पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या आप सेंट्रलाइज की अगर आप बात करें तो आप एक ही आपका हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस है जहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, यू बेस एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब स्कूल बनाने अगर आप जाते हैं, ठीक है, स्कूल का आप जैसे सिटी स्कूल है, बीकन हाउस है, इसके अलावा और बहुत से स्कूल्स हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स विल बी डिफरेंट। करिकुलम एक होगा, टीचर्स का पेरोल हो सकता है सेंट्रलाइज्ड हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, यू नेवर नो, ठीक है। उसमें आप जियोग्राफिकल लोकेशंस को भी कैटर करते हैं, कैटर फॉर दोज एलिमेंट्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो कंपनीज ऑटोमेशन ऑटोमोटिव्स होती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कुछ और होते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर आपको एक कंट्रोल देते हैं as। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि जब भी आप कोई चीज कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ते हैं, तो उसको उस जहन से पढ़ा करें कि इस कॉन्फ़िगरेशन को लेकर मैं एक चीज, पहली चीज, क्लाइंट को कैसे चैलेंज कर सकता हूँ और क्लाइंट को सोल्यूशन क्या दे सकता हूँ। एक एक चीज, एक एक तो आप कंसल्टेंट बनते हैं। एक एक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो सकता है आपके क्लाइंट के पास रेलेवेंट ना हो, लेकिन दूसरे क्लाइंट के पास बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो, ठीक है। तो ये चीज लेकर आप चलें। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट? ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट आपकी हायरार्की, जैसे आपने सही फरमाया उस वक्त, टॉप डाउन या बॉटम अप। अब एक पोजीशन है, पोजीशन से पहले उसकी जॉब आती है एसएपी में। मैं भी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस पोजीशन में बंदा क्यों बैठा हुआ है? यानी आप एसएपी लगाने गए किसी के पास, तो वो कहेगा कि जी आज स्टडी करते हैं हमारे डिपार्टमेंट को, वहाँ पे बेतहाशा लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे आपके यूनिवर्सिटीज में जो एक डिपार्टमेंट होता है कैरियर क्या काउंसलिंग का जो होता है, उसे क्या कहते हैं वो, आउटरीच, कैरियर आउटरीच को एक डिपार्टमेंट होता है ना। तो बेतहाशा लोग उन्होंने रखे हुए होते हैं, 10-20, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। अम, उसमें क्या होता है कि एक बंदा इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, वहाँ के एचआर से बात करता है किसी कंपनी की, जी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, इनको इंटर्नशिप देंगे, है वो है। एक वो बंदा जो सीवीज कलेक्ट करता है, दूसरे वो बैचेस पे नोट रखता है कि यार ये सेकंड लास्ट बैच चल रहा है, ये लास्ट बैच चल रहा है, ये ग्रेजुएशन हो गई है, इतने बच्चे आप।
तो 20 बंदे बचाए रखने के कि आपके पास 2 से 3 बंदों से भी आप काम चला सकते थे। ठीक है। तो लिंकेजेस डिपार्टमेंट भी कहते हैं उससे, यूनिवर्सिटी में जो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस करवाते हैं, स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप्स करवाते हैं। वहां पे अगर आप 20 बंदे देखेंगे तो आप एनालाइज करेंगे यार ये बंदा यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है। आप कहेंगे जी ये यहाँ पे फाइनेंस का बंदा, तो फाइनेंस में होना चाहिए, यहाँ पे क्या कर रहा है। या आप इस तरह चैलेंज करें, इस तरह आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की। रिवर्स इंजीनियरिंग करते 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 आप टॉप पे जाते हैं। क्यों? और टॉप पे जो लोग बैठे, मैनेजमेंट बैठी, दे डोंट नो हाउ मच स्टाफ दे नीड, हाउ टू हाउ टू यूज देम ऑप्टिमली, व्हाट्स द ऑप्टिमम यूज ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। उनको ये भी नहीं पता होगा ये स्ट्रक्चर हमने बनाया सही बनाया गलत बनाया। कोई डिपार्टमेंट अगर बनाया सही बनाया, आपका ये भी काम होता है कि डिपार्टमेंट को आप या तो एक्सपैंड कर दें या सिरे से खत्म कर दें। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में आपको पता होना चाहिए यार ये कंपोनेंट कहाँ पे क्यों इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ पे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या अगर गलत हैं तो आपने मानना नहीं, हाँ जी ठीक है इसी को लेकर चलेंगे। अक्सर ही कंसल्टिंग कंपनी गलती कर जाती है कि वो क्लाइंट की हर चीज मान जाते हैं, हाँ जी इस तरह हो जाए, वो उस पर फायदा नहीं है एसएपी का। आप फिर जब रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को फाइनल जब करते हैं ना, चैलेंज करके तोड़ के उनको बहस करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं उस पर, तब जाके फाइनल होता है आपका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कि जी दिस पर्सन विल रिपोर्ट टू दिस पर्सन या दिस डिपार्टमेंट विल रिपोर्ट टू दिस डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। फिर आप फाइनल करते हैं इन्फो टाइप यार इसकी क्या बनेगी। ठीक है। तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? हमने जो बनाए थे ऑब्जेक्ट्स, हमने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे जैसे लॉरेंसपुर बनाया, लॉरेंसपुर में वो ऑब्जेक्ट है। फिर उसमें फाइनेंस का ग्रुप, एक एचआर का ग्रुप बनाया, ग्रुप क्या ऑब्जेक्ट बनाया। और उन ऑब्जेक्ट्स में आपस में हमने क्या किया, रिलेशनशिप्स बना दिए ना, रिपोर्ट्स टू और इनकॉर्पोरेट्स एंड सो ऑन। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिलेशनशिप के ऑब्जेक्ट्स की। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जी ये ऑब्जेक्ट है, जॉब पोजीशन ये भी करेक्ट वो है आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। किसी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 2 बंदे होंगे 3 बंदे होंगे, ये किसी रिपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका ये भी आ सकता है कि मैनेज करता है किसको, करता है डिस्क्राइब करता है किसको, करता है रिपोर्ट करता है किसे, करता है सो ऑन। ठीक है। अच्छा। ओहो, अटक क्यों गई? अच्छा। अब हमारे पास एक शुरू में हमने देखा था एक प्लान वर्जन आता है, प्लान वर्जन आपको बाय डिफॉल्ट एसएपी देता है। आप अपना भी इसमें अम, अम, अपना भी जो है इसमें क्लाइंट का वर्जन दे सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, देना भी वही चाहिए क्योंकि वन लाइसेंस वन क्लाइंट। ठीक है। अच्छा। अब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने एसएपी में, तो आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप्स जो हैं वो कितने हैं, 5 हैं। फिर रिलेशनशिप बनाएंगे, ये जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप है इनका बाय डिफॉल्ट कोडिंग एसएपी ने दी है वो ये, यानी ऑब्जेक्ट का ओ, जॉब्स का सी, एस फॉर पोजीशन, एस फॉर पोजीशंस, के फॉर कॉस्ट सेंटर्स, पी फॉर पर्संस। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपका डिपार्टमेंट्स हो गए, ऊपर जो प्रिंसिपल मदर कंपनी है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, उसके अंदर जॉब्स हैं। अब जॉब्स जो है बेसिकली वो नहीं है जो हम अखबारों में देखते हैं जेडीज जिनके, वो नहीं, वो हालांकि पोजीशंस होती हैं, वो जॉब्स नहीं होती। लेकिन एसएपी ने इसको एक तरह से अपने तौर पे इसको इंटरप्रेट किया। यानी जॉब जो है, अब एक कंपनी है हमारे पास जैसे मिचल्स है, केचप बनाती है ना, तो उसमें मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, ये डिपार्टमेंट होंगे ना। हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, उसे मैनेजर कहेंगे। तो मैनेजर जो है एक आपने अलग से उसका एक बना दिया, जॉब बना दी, उसका ताल्लुक नहीं मार्केटिंग से, सेल्स से या प्रोडक्शन से। लेकिन जैसे ही वो आएगा किसी डिपार्टमेंट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा तो वही मैनेजर, तो एचआर मैनेजर बन जाएगा या प्रोडक्शन मैनेजर बन जाएगा या सेल्स मैनेजर। तो ये सुपरलेटिव, दैट इज सुपरलेटिव, मैनेजर इज सुपरलेटिव। वो एक फिक्शनल, एक आप
या स्टैटिक आप एक प्लेस होल्डर बना देते हैं मैनेजर के नाम पे। उस डिपार्टमेंट में जितने जितने आपके पास जॉब्स हैं, मैनेजर की है, एग्जीक्यूटिव की है, हेड की है, डिप्टी मैनेजर की है, सो वो सारे आप बनाएंगे। बना इट मीन्स कोई एक टाइटल जो है आप उसको बना के रख लेंगे और फिर वो आप एसोसिएट करेंगे डिपार्टमेंट से, तो वो उस डिपार्टमेंट का हेड या उस डिपार्टमेंट का मैनेजर जी बना। बिल्कुल, वो आप अलग से बना के रख लेंगे। हो सकता है फाइनेंस में आपको हेड की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपका फाइनेंस जो है वो सीईओ डायरेक्टली मैनेज करे, तो आपको एचआर फाइनेंस मैनेजर की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ये भी होता है। तो इस तरह आप जो जॉब से वो अलग रखते थे, वो डिपार्टमेंट से अलग रखते हैं, उनसे हट के बनाते हैं। और जब आपको डिपार्टमेंट में कोई जॉब चाहिए होती है, तो आप उसके साथ डिपार्टमेंट का नाम अटैच करके उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखें। ओ फॉर ऑब्जेक्ट्स, सी फॉर जॉब्स, एस फॉर पोजीशंस, एस फॉर पोजीशंस, के फॉर कॉस्ट सेंटर, पी फॉर पर्सन्स। ये आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, अब चूंकि आपका एक एक डिपार्टमेंट जो है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एचआर का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का एंड सो ऑन, वहां पे जो काम होता है वो टास्क और फंक्शन कहलाते हैं। उसी टास्क और फंक्शन के ऊपर आप पोजीशंस को बनाते हैं, और पोजीशंस आप कहाँ से लेते हैं? जॉब से लेते हैं। ठीक है, तो ये टास्क है पेरोल, बेनिफिट्स, एपी, एआर, ऑडिट। अब इनके ऊपर एक ऑडिट ऑफिसर होगा, उसके ऊपर एक ऑडिट मैनेजर होगा, ऑडिट मैनेजर के ऊपर सीएफओ होगा, सीएफओ के ऊपर सी। तो ये आपकी जॉब्स बनती जा रही हैं जो आगे जाके टास्क को मैनेज कर रही हैं, और पोजीशंस पे जो है ये लोग बैठे हुए होते हैं। इजी, नॉट डिफिकल्ट, राइट? तो आपने देखा हमने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स जो है वो PO10 से बनाए। ठीक है, फिर आगे जॉब्स और पोजीशंस भी हमने काम किया। अब वर्क सेंटर ये क्या, ये आगे जाके चल के देखते हैं। पर अब आई थिंक हमने जॉब्स पे काम नहीं किया, हमने पोजीशन पे तो काम किया है, जॉब्स के ऊपर हमने इतना काम नहीं किया है शायद। जॉब पे किया ना हमने, मैनेजर और फाइनेंस बनाया था ना, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, जी एग्जैक्ट। वो बनाया था, बट उसकी रिलेशनशिप आई थिंक हमने नहीं बनाई। अच्छा चलो वो देख लेंगे, देख लेते हैं। तो जॉब्स क्या है? जॉब्स है मैनेजर, बायर, सेक्रेटरी। ठीक है, जॉब अब मैनेजर की है, अगर उसको आप लेते हैं तो वो पोजीशन बन जाता है आपके जाके डिपार्टमेंट्स में। क्या? मैनेजर परचेजिंग, मैनेजर सेल्स, मैनेजर एचआर। तो जॉब्स का जब आप करने जाते हैं, उसको डील करने जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जब उसका प्लान बनाए जाते हैं, जॉब्स हेल्प यू क्रिएट पोजीशंस। ठीक है, और ये पोजीशंस आपके फिर डिपार्टमेंट वाइज आप उसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पोजीशंस क्या है? दीज आर स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। जो डिपार्टमेंट्स हैं, पोजीशन आपके डिपार्टमेंट में ही होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, और ईच पोजीशन इज टिपिकली ऑक्यूपाइड बाय वन एम्प्लॉय। लेकिन आप उसमें अगर परसेंटेज डाल दें तो मोर देन वन एम्प्लॉय भी उसमें आ सकता है। जैसे सेल्स में ज्यादा बंदे होते हैं, रीजनल सेल्स मैनेजर एक होता है, नीचे जो डिविजनल होते हैं या सिटी वाइड, वो इस तरह आप उसको एक से ज्यादा एम्प्लॉय दे सकते हैं। अच्छा, कॉस्ट सेंटर्स क्यों इस्तेमाल हो सकते हैं, ये आपको मेरी रहनुमाई फरमाए जरा। सर कॉस्ट सेंटर्स एक्चुअली किसी भी डिपार्टमेंट का एक्सपेंस, मतलब कि डिफरेंट पोजीशंस हैं उनका एक्सपेंस जो है वो एक ही जगह मार्क करने के लिए, और उस डिपार्टमेंट से रेलेवेंट जितने भी कॉस्टिंग्स हैं या जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं या जितने भी लेजर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो वो कॉस्ट सेंटर यूज किया जाता है। ठीक है, अब असल में कॉस्ट सेंटर आपका फाइनेंस का बंदा, कंट्रोलिंग कॉस्टिंग का बंदा बना के देता है। क्यों? ह्यूमन रिसोर्सेज का जो डिपार्टमेंट है, उसने जो बंदे हायर किए हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, उनका रिकॉर्ड एक तो रखना होता है, उनका पेरोल चलाना है, उनके बेनिफिट्स का एक अलग रिकॉर्ड उसने रखना है, स्लैब वाइज। है, तो आपका या तो पेरोल सेंट्रल होगा, तो आपको कॉस्ट सेंटर सारे जितना पेरोल है, वेजेस का, सैलरीज का, कॉन्ट्रैक्ट, वो यहाँ पे आ जाएगा। अलबत्ता बेनिफिट्स का आपने कॉस्ट सेंटर अलग रखा है। क्यों? बेनिफिट्स अलग अलग सबको नहीं दे रहे आप। ठीक है, जैसे सेल्स के बंदों को आप मोबाइल खर्चा देते हैं, पेट्रोल देते हैं, मोटरसाइकिलें देते हैं, ये बेनिफिट्स हैं। तो आपका कॉस्ट सेंटर उसको बजट, कॉस्ट सेंटर बजटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपकी सैलरीज तो एक जगह से आ रही है आपके बैंक में,
लेकिन कॉस्ट सेंटर्स आपके बेनिफिट को कैलकुलेट कर रहा होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो बेनिफिट्स का जो मैनेजर होगा, जो उसके पास पोजीशन है, वो मैनेज कर रहा होगा, या कॉस्ट सेंटर की जो बजटिंग है वो उसके पास होगी, ताकि वो फाइनेंस से बजट अप्रूव करवा के रिलीज करवाए कि हाँ जी हमें बेनिफिट देना है, कमीशन देना है सेल्स वालों को, या मार्केटिंग का बजट बढ़ाना है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरह भी आप कॉस्ट सेंटर के साथ डील करते हैं, ताकि आपको बजट्स का पता हो, आपके खर्चों का पता हो, और आपके जो कॉम्पनसेशन प्लान्स है वो आपको पता हो। अच्छा, पर्सन्स क्या होते हैं? Persons are objects that hold positions within structures. Additional information for person is maintained in personal administration. उसमें क्या आता है? बेसिक पे, एड्रेस, वर्किंग टाइम, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो आता है पर्सन्स में। इजी, वेरी इजी। अच्छा, यहाँ पे अब आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफिंग वगैरह वो आपको सारा आप बना के दे सकते हैं इस टी कोड से। इस टी कोड पे आप, जब आपका होमवर्क है, आप इसे काम इस पे कीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के इसे देखिएगा और सबमिट करवाएं ग्रुप में। अच्छा, इसी तरह ही आपके पास ये हायरार्कीज इसी तरह बनती है, और आपको नजर भी आएंगी। ये आपका जो मैनेजर होता है उसको ये हायरार्की नजर आ भी रही होती है कि स्टाफिंग आपकी किस तरह हुई है। अब रिलेशनशिप्स क्या है? वेरी सिंपल। जैसे उस वक्त आपको नासिर साहब रिपोर्ट वो जो आप कह रहे हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऊपर नीचे हुआ, वो यही वजह, रिपोर्ट्स टू इज लाइन सुपरवाइज वाइजर ऑफ, ये वो चीजें जो आपको वो करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो है आपका, वो टॉप का मदर रूट जो नोड है, ठीक है, इनकॉर्पोरेट्स पोजीशन, एंड पोजीशन बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आपका एचआर का, बेनिफिट्स का डिपार्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है। तो उसके बाहर ही, पोजीशन के बाहर ही क्या है, जॉब इज डिस्क्राइब्ड बाय पोजीशन, जॉब है क्या, और जॉब जो है, सॉरी, जॉब जो है ऑल्सो डिस्क्राइब्स की पोजीशन होगी क्या। बाकी जो टास्क है वो टास्क आपके डिस्क्राइब करता है जॉब को, एंड जॉब इज डिस्क्राइब्ड बाय अ टास्क। टास्क जो है वो जॉब को भी डिस्क्राइब कर रहा है, पोजीशन को भी कर रहा होता है। तो एक जो बंदा है उसकी पर्सनल, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी डिटेल्स है, वो ऑक्यूपाई करता है, और पोजीशन होल्डर जो है वो एक बंदा है। तो ये रिलेशनशिप्स हैं। तो मैं कह रहा था उस वक्त कि वर्क सेंटर क्या चीज होती है, वर्क सेंटर कोई बताएगा क्या चीज होती है? हाँ जी, वर्क सेंटर क्या होता है, और कॉस्ट सेंटर क्या होता है, तो बताएगा? वर्क सेंटर आई थिंक वो होता है कि जहाँ से आपकी सारी चीजें स्टार्ट हो रही हो, मैनेज होना, और फिर वो आपको डायरेक्ट करें चीजों को कि ये काम और इस तरह से चीजें होंगी। टू सम एक्सटेंड यूर राइट, यस। वर्क सेंटर कुछ भी नहीं होता, वो होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग डिफरेंट टास्क टू अकॉम्प्लिश अ थिंग। एक प्रोजेक्ट भी आपका वर्क सेंटर हो सकता है। अब रिपेयर का काम जो है वो एक वर्क सेंटर होता है, यानी कोई मशीनरी खराब हो गई या कोई जनरेटर खराब हो गया, तो वो जो साल में एक बार या दो बार होगा, तो वो अलग से एक वर्क सेंटर बन जाएगा। यार रिपेयर का काम हुआ, इतना मटेरियल लगा, इतना मैन आवर्स लगे, ठीक है, इतनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आई, वो वर्क सेंटर बन जाएगा, लेकिन साल में दो बार के लिए। कुछ वर्क सेंटर्स आपके परमानेंट होंगे, जैसे सेल्स के हैं। सेल्स का वो खास प्रोजेक्ट है मार्केटिंग का, डॉलमन मॉल में या एम्पोरियम में या इस्लामाबाद में कौन सा, इस्लामाबाद का मॉल कौन सा है भाई? ट्विन टावर मॉल है वो आई टोरस। थिंक। है सेंटोरस। टॉरस मॉल। सेंटोरस। सेंटोरस, सेंटोरस। तो वहां पे कोई इवेंट हो रहा है, वो आपका वर्क सेंटर बने, क्योंकि वहां पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आके एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, और वो एक प्रोजेक्ट को, एक इवेंट को कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं, तो वही वर्क सेंटर बन जाता है। तो परमानेंट भी हो सकते हैं, ये सीजनल भी हो सकते हैं, इवेंट वाइज भी हो सकते हैं।
कॉस्ट सेंटर की एलोकेशन इसके बैक एंड पे पोजीशन के साथ इसलिए भी लगती है क्योंकि इसने पेरोल बेनिफिट्स वगैरह वो सब बजटिंग वगैरह इसकी देखनी होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है वो कॉस्ट सेंटर की एलोकेशन को देख रहा होता है। ठीक है, इजी है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके। तो हमारे पास रिलेशनशिप बनते हैं 0203 के, अगर आपने देखे होंगे, अगर आपको याद हो, A02 A03। ठीक है, अब जाके देखिएगा क्या है क्या। तो रूट ऑब्जेक्ट पहले तो एक हम बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का, उसके नीचे फिर डिपार्टमेंट्स आते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट्स के नीचे फिर आपके क्या आते हैं, पोजीशंस आती है। टॉप डाउन ये आपके आ रहा है, बॉटम अप ए, यहाँ पे आपको इसका पता चलेगा कि ये आपने पोजीशन बनाई है, बॉटम अप रिपोर्ट कर रही है। और टॉप डाउन अगर कर रही है तो इसका मतलब है इट्स सुपरवाइजर ऑफ दीज पोजीशंस। तो जी टॉप सर, ये डाउन जो जब सर ये आपने आपने करना, बॉटम बॉटम अप और टॉप डाउन भी थोड़ा सा क्लियर कर दें, समझ नहीं आ रहा। देखिए ये, नसर भाई, सर मैं थोड़ा सा बताऊं यहाँ पे, मैंने वहाँ नोटिस किया जहाँ पे अभी आपने रेड हाईलाइट नहीं किया था अभी, एक जो थर्ड लास्ट पिक्चर थी शायद, जिसमें हाँ, ए लिखा हुआ था, 02 लिखा हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट से ओवर एंड अबव के भाई ये बंदा किसकी रिपोर्टिंग में आ रहा है या किसको रिपोर्ट कर रहा है। तो वी आर बिलोंग्स टू दिस डिपार्टमेंट, ये रिपोर्ट्स टू दिस, ये सुपरवाइजर ऑफ दिस, इस किस्म की इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखें, बॉटम अप का मतलब ये है कि ये बंदा है, ये ऑब्जेक्ट जो है सेल्स का है, सेल्स डिपार्टमेंट है। ये बंदा जो है वो क्या होता है, RSO, सेल्स ऑफिसर है ये। ठीक है, तो बॉटम अप करेगा, ये रिपोर्ट्स टू दिस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और टॉप डाउन का मतलब ये होगा कि ये सुपरवाइजर ऑफ दिस पोजीशन है। अब बात ये है कि आपका सेल्स का बंदा जब रिपोर्ट करेगा, वो लाजमी है क्योंकि कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एग्रेसिव होंगे। सेल्स होती है, अग्रेसिव होती है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है सेल्स सबसे ज्यादा टफ काम होता है, चैलेंजिंग होता है। लेकिन कुछ होते हैं जैसे रिसर्च डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग में भी, सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट होता है सबसे थका हुआ डिपार्टमेंट होता है ना वो, तो वो सिर्फ पैसे खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। तो वो लोग क्या करते, सुपरवाइज करते हैं कि हाँ यार इतनी पोस्टर लगा दो, ये चला दो, वो कर दो। ठीक है, मीमीज बना दो, सेल्फीज बना लो, और ये उनका, तो वो सुपरवाइज करेंगे ना आपके। लेकिन बॉटम अप यहाँ पे सेल्स वाले के पास टारगेट्स हैं, उसने रिपोर्ट करना, हाँ जी आज ये हुआ, कल ये होगा, परसों ये करेंगे, इस हफ्ते का ये प्लान है। तो ये इज रिपोर्टिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, समझ में आया? हाँ जी सर, जी, आ गया बिल्कुल। good। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर क्या है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन का ये बनाया आपने यूनिट, और साथ ही आपने पर्सोनल का और HRD का बना दिया। ठीक है, यहाँ पे अब ये ऑब्जेक्ट है, एस क्या था हमारा, पोजीशन, एस क्या था, पोजीशन, C इज जॉब, K फॉर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर, गुड। S फॉर पोजीशन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी रूट ऑब्जेक्ट HR डिपार्टमेंट, यानी कंपनी टू HR डिपार्टमेंट रिलेशनशिप है, टॉप डाउन का या बॉटम अप का, जैसे भी हो, दैट्स अप टू यू। इसी तरह ही ऑब्जेक्ट HR डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पोजीशन, रिलेशनशिप आप बताएंगे, बॉटम अप है, टॉप डाउन है। इसी तरह ही पोजीशन, पर्सन, जॉब, पोजीशन, रिलेशनशिप हमारे। कॉस्ट सेंटर वन वे ट्रैफिक है, उससे सिर्फ इंटीग्रेट होना है और आपका बजट और आपके पेरोल वगैरह कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। ठीक है, और पोजीशन टू पोजीशन भी आपके रिलेशनशिप होती है, यानी HR मैनेजर सुपरवाइजर्स HR एग्जीक्यूटिव,
ठीक है, तो ये आपके अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। हाँ, तो दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आपको फिर इसी तरह ही बनाना होता है। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है वो इस तरह है कि एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, उसका एक अपना बजट है। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग, अब ये क्या है, पोजीशंस हैं। इस पोजीशन पे इसका जो कॉस्ट सेंटर है, हो सकता है ये एक ही हो या मुख्तलिफ हो। ठीक है, एक कॉस्ट सेंटर ग्रुप हो, और मैं इनके पेरोल्स को देख रहा हूँ, ये इनके बेनिफिट्स को देख रहा हूँ, डिपेंड्स। और इनके नीचे फिर जो है पर्सन, अभी पर्सन्स इन पोजीशंस को शेयर भी कर सकते हैं, यानी दो पोजीशंस एक बंदा भी कर रहा होता है अक्सर औकात। ये आपके पास आएगा कि जी एक मैनेजर है लाहौर का, वो एक ऑफिस में ही बैठ रहा है, क्योंकि आपके दो ऑफिस हैं, दूसरे ऑफिस में भी बैठता है, तो आप पेरोल किसके उस पर करेंगे? ये भी एक सिनारियो आता है। तो इन्फो टाइप से आपके फिर वो होता है। तो आपका जो है बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह बनते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर 10 स्ट्रक्चर आप बना के फिर उसको पोजीशन पर्सन पे ले जाके फाइनली वो करते हैं, और पीछे कॉस्ट सेंटर आपका वो होता है। ये तो हमने देख लिया था इनके जो स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, स्ट्रक्चर मैनेजमेंट जो था, किस तरह हायरार्कीज बनती है। तो हमने ऑब्जेक्ट्स पहले मेंटेन किए। ऑब्जेक्ट्स के बाद आता है आपका इन्फो टाइप्स। इन्फो टाइप्स जो है, ठीक है, अब इन्फो टाइप्स जो है उसमें ये 6 8 आपके पास फंक्शंस होते हैं जो आप करने हैं। तो कौन से, क्रिएट, चेंज, डिस्प्ले, और भी होता है, आराम से आप समझ जाए। कॉपी, डिलीट, डिलिमिट, एक्टिवेट। जो डिलिमिट है ये थोड़ा सा वो होता है, ट्रिकी है। डिलिमिट क्या है? डिलिमिट ये है कि एक बंदा है आपके पास, आपने उसका पोजीशन बनाई, उसको हायर किया, लेकिन आपने उस पर पोजीशन जो हायर की है, ठीक है, 1 जनवरी 2022 से उसकी हायरिंग हुई। स्टार्ट डेट, एंड डेट आपने 999 डाल दी, इन्फिनिटी है ना। लेकिन उस बंदे ने 6 महीने के अंदर प्रमोशन ले ली, तो वो पोजीशन आपकी क्या बेकार हो जाएगी? नहीं, वो डीलिमिट होगी। यानी आप उसका डीलिमिटेशन डेट डालेंगे कि ये 6 महीने चली, और इस पोजीशन को हम प्रमोट करके इस बंदे के साथ चेंज कर रहे हैं। फिर उस बंदे ने साल भर काम किया, वो एक पोजीशन आपके पास रही, और वो छोड़ के चला गया साल डेढ़ के बाद। साल डेढ़ के बाद वो पोजीशन क्या हुई, डिलिमिट फिर से हो गई, आपने उसकी डेट बदल दी, वो किसी और कंपनी में गया, वहां से वापस आया, सोचे उसी पोजीशन या दूसरी पोजीशन। अब वो डेट जो है जिसकी वजह से आपने डिलिमिट किया एक पोजीशन को, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका फायदा, फायदा क्या होता है, आपने डिलीट क्यों नहीं किया पोजीशन को? तो बताएगा। सर उस सर पोजीशन उसके पे कोई रिकॉर्ड और बंदा आ सकता उसको है, कोई और। रीएक्टिव कर सकते हैं जब भी कभी जरूरत पड़े आपको। अच्छा, दूसरी चीज ये है, सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन दूसरी चीज ये है कि ऑडिट्स होते हैं, बजट्स होते हैं, और इसके अलावा एक ट्रेल बनता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन, भाई कितने अरसे क्या होता रहा। बिल्कुल, कुछ कंप्लायंस का इशू आ जाता है, या कंप्लायंस के ऑडिट्स आ जाते हैं, या कोई जुरिस्डिक्शनल आपकी कोई रिक्वायरमेंट, तो अगर आपने डिलीट कर दिया अगर कोई पोजीशन, यू कैन नॉट जस्टिफाई, इसलिए आप उसे डिलिमिट करते हैं, हिस्ट्री उसकी एक मेंटेन रखते हैं। और डिलिमिट क्यों करते हैं उसमें, क्यों एक डिपार्टमेंट डिसमेंटल हो गया, या पोजीशन डिसॉल्व हो गई, या पोजीशन होल्ड हो गई, जैसे यूएनओ के वो होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं शॉर्ट टर्म के, 1.5 साल 2 साल चलते हैं, उसके बाद जब उनका प्रोजेक्ट हो जाता है तो पोजीशंस होल्ड हो जाती हैं, या पोजीशंस फ्रीज हो जाती हैं, वो डिपार्टमेंट फ्रीज। जैसे यूनेस्को के प्रोजेक्ट की जी कोई जगह निकली हड़प्पा के पास या टक्सला के पास, वो कोई नई जगह मिली, ठीक है, तो अब उसको रिस्टोर कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उस वहाँ पे जो है उन्होंने खर्चा पानी किया है, आपके लिए रेस्टोरेंट्स बनाए, वहाँ पे बैठने उठने की जगह बनाई, पूरा, यानी एक वो टूरिस्ट सेंटर बना दिया ना, तो वो एक प्रोजेक्ट है पूरा, वो 2 3 साल का एक प्रोजेक्ट होता है। तो जितने लोग उसमें होंगे उनकी पोजीशंस तो हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो रिस्टोर हो जाएगा, लोकल गवर्नमेंट के हवाले हो जाएगा,
तो वो डिपार्टमेंट यूनेस्को का है, वो डिसमेंटल हो जाएगा, तो आपके पास वो डिलिमिट हो जाएगा कि इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक ये ऑपरेशन हुआ था। और वो पोजीशन जो है अब होल्ड हो गई जब तक कि आप कोई और नई जगह वहां पे उसी एरिया में नहीं निकल आती, या कोई और एक्सटेंशन आ जाए, या वट एवर। डिलीट में ये है कि आपके पास पोजीशन मेंटेन नहीं होती, ठीक है। या जैसे मैंने पहले बताया, टू मेनी पोजीशंस आर क्रिएटेड वन इन वन जॉब, जो मैंने आपको एक इंडस्ट्री लिंकेजेस की एक आपको मिसाल दी थी। तो उसमें यह है कि फिर आप उस सूरत में डिलीट कर सकते हैं कि जहां बहुत ज्यादा पोजीशंस हो, और एक नया डिपार्टमेंट आपने वैसे ही बना दिया था अपने एसएपी के उसमें, तो वो आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो डिलीट करना बनता भी है। अक्सर यही होता है कि आप उसे डिलीट करते हैं, डिलीट नहीं करते आप। डिलीट इसी सूरत में करते हैं, वैसे नॉर्मली डिलीट ही कर रहे हो। सो दैट वाज द एंड ऑफ तो आवर। एक सवाल है कि ये डिलीट नहीं होती इन्फो टाइप, अगर आप लाइक स्ट्रक्चर वगैरह अगर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाया वो डिलीट नहीं होता। डिलीट नहीं तो होता? अगर वो सर इन्फो टाइप जो है ना, अगर बनाते हैं ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता पहले वाला। अच्छा, क्यों नहीं होता डिलीट? लेकिन अगर रिलेशनशिप या कुछ तरह का है वो डिलीट हो जाता है। उस पे रिलेशनशिप? एरर आता है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट वुड नॉट बी डिलीटेड। इसको कर लेते हैं। मैं डिलीट इन्फो टाइप तो स्क्रीन नहीं आ रही है। है। Magnify is line supervisor of KFC. सर ये डिलीट। हो जाएगा आपको। डिलीट हो गया मेरे भाई। सर ये नीचे आए ना, ये जहाँ पे सीसीआई लिखा हुआ है एंड पे की ऑब्जेक्ट होगा इसी हाँ, लाइन के एंड पे। ये ये इससे नीचे सर सीसीआई होगा अकेला, ये डिलीट नहीं सर, ये एंड वाला सबसे हाँ एंड हाँ वाला, हाँ हाँ ये वाला। हाँ। अच्छा, इसका रिलेशनशिप तो बना ही नहीं ना मेरे भाई। जी जी, इसके कुछ नहीं बना अभी। अच्छा, सीसीआई डिपार्टमेंट क्या है कि पता चल जाए जरा हमें। सर ये मैंने ही बनाया था, लेकिन मुझसे बात ये गलती से बन गया क्योंकि मैंने कोको कोला बनाना था, अच्छा, लेकिन इसको मुझसे डिलीट यहाँ करना है पे ये आपने? सीसी लिख दिया। जी जी, मैंने बाकी पूरा कोको कोला वाला बना दिया था, ये मुझसे गलती से बना रह गया। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। एक काम करें, आप लोग जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी करें अपने पास, मुझे करके दिखाएं मुझे फिर, क्योंकि वो पोर्टफोलियो में आपका बनना शुरू हो जाएगा। सही। मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट इन्फो टाइप। आप लोग रिकॉर्डिंग करें शुरू से फिर से ना, जिसमें मैंने आपको वो कॉन्फ़िगरेशन भी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की करवा के दी थी, वो भी करें आप, ताकि आपके पास पोर्टफोलियो बने। क्योंकि अगला फिर जब हम जाएंगे अगले उस पर, तो वो और मजीद कॉन्फ़िगरेशन, तो वो फिर पाइल अप हो जाएगा। तो अभी आप बना लें, एक हफ्ता है आपके पास और। ठीक है टाइम कंस्ट्रेंट 0 और 1, ये डिलीट नहीं हो रहा। जी अच्छा, सर, इसमें ये एरर आता है। इसमें कोई डिपेंडेंसीज तो कोई नहीं है। नहीं कुछ नहीं है सर, ये तो जस्ट ऑब्जेक्ट बना ही था। चेंज इन्फो टाइप।